नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग में दोनों फरीक ही अपने फाते होने का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि ईरान एक तरफ अमेरिका के साथ तवील होती इस जंग में किसी न किसी तौर पे अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत बरकरार रखने के लिए कोशा है, तो दूसरी जानिब उसकी मईशत शदीद दबाव में है। यूं ये सवाल पैदा हुआ है कि जंग अगर मजीद तूल पकड़ती है तो ईरान के लिए सबसे खतरनाक महाज कौन सा होगा। ईरान अमेरिका जंग शुरू हुए 5.5 माह हो चुके और ईरान बज़ाहिर फारी तौर पे जंग खत्म नहीं करना चाह रहा और दुनिया और अपनी अवाम पर यह साबित करना चाहता है कि जंग की समत का तयन सिर्फ अमेरिका नहीं कर सकता। वो ये भी उम्मीद रखता है कि तवील जंग अमेरिका के दिफा, मुआशी और सियासी अखराजात को बढ़ाएगी और यूं अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर ईरानी मुतालिबात तस्लीम करने पर मजबूर किया जा सकेगा। ईरान के पास जंग को तूल देने के लिए सलाहियत जरूर मौजूद है, लेकिन उसकी कुछ हदूद भी है। मुल्क की दिफाई सनत और मिसाइल तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हवाले से कोई मुसद्दिका आदादो शुमार दस्तयाब नहीं। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शिद्दत में भी कमी आई, लेकिन ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल निस्बतन कम वक्त में तैयार किए जा सकते हैं और सबसे अहम नुकता यह कि ईरान का कमांड एंड कंट्रोल निजाम अब भी बड़ी हद तक बरकरार दिखाई देता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए अपने दिफाई ज़खायर बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसके बायस अमेरिका की दिफाई सलाहियत मुतासिर हुई है। ईरान शायद अमेरिका की इसी कमजोरी से फायदा उठाना चाहता है, लेकिन ईरान की अपनी मईशत भी शदीद दबाव में है। जंग से पहले ही महंगाई, सरमायाकारी में कमी और करेंसी की कदर में मुसलसल गिरावट ने मुल्क की मईशत को कमजोर कर दिया था। ईरानी शुमारियाती मरकज के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में महंगाई 62% तक पहुंच चुकी है, जबकि हरमुज़गान में यह शरह 101% से भी तजावुज कर चुकी है। जंग के नतीजे में 10 लाख से ज्यादा मुलाजमतें खत्म होने और तकरीबन 20 लाख अफराद के बेरोजगार होने के खदशात भी पैदा हुए। IMF का अंदाजा है कि 2026 में मईशत मजीद 5.4% सुकड़ जाएगी और महंगाई 69% के करीब पहुंच सकती है। आबनाए हरमुज इस वक्त एक तरफ ईरान के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक हथियार है, तो दूसरी तरफ उसकी मुश्किलात भी बढ़ा रहा है। ईरान आबनाए हरमुज बंद करके अगरचे अमेरिका और आलमी तवानाई की मंडी पर दबाव डालने में कामयाब रहा, लेकिन यही इकदाम ईरान की अपनी तेल बरामदात और तिजारत को भी शदीद मुतासिर कर रहा है। यानी आबनाए हरमुज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कीमत खुद ईरान को भी अदा करना पड़ रही है। जंग का एक अहम लेकिन कम जेर बहस पहलू माहौलियाती नुकसान है। ओमान की माहौलियाती एजेंसी ने तस्दीक की है कि एक ऑयल टैंकर से रिसने वाला तेल ओमानी साहिल तक पहुंच चुका है, जिससे तकरीबन 40 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी मुतासिर हो सकती है। ईरान ने भी माहौलियाती नुकसान को आलमी बहस का हिस्सा बनाया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि आबनाए हरमुज से तजारती जहाज रानी से फायदा उठाने वाले तमाम फरीक खलीज फारिस और बहेरा ओमान को पहुंचने वाले माहौलियाती नुकसान के अजाले की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी रखते हैं। उनके मुताबिक कशम के साहिलों पर भी तेल की आलूदगी देखी गई और इब्तदाई शवाहिद एक गैर मुल्की माल बरदार जहाज की तरफ इशारा करते हैं। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान अपना भरपूर सिफारती किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने यह तस्दीक की कि इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कोशिश जारी है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप अब भी जारहाना बयानात के जरिए ईरान पर असरअंदाज होने की अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि अमेरिका को अपना हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और ईरान इस सूरत हाल में कुछ नहीं कर सकता। सदर ट्रंप का दावा अपनी जगह, लेकिन अब सवाल यह नहीं कि ईरान जंग जारी रख सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि वो इसकी बढ़ती हुई कीमत कब तक बर्दाश्त कर सकता है और क्या वो जंग के अख्ताम पर ऐसा कोई फायदा हासिल कर सकता है जिससे उसकी हालिया जंग वाले नुकसानात का इजाला हो जाए। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सऊद बिन नुमान साहब ने। सऊद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हसन हाशमी पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। पीरज़ादा साहब, आपका भी मशकूर हूँ। पीरज़ादा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, दोनों अपने अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं, दोनों जंग को तूल देने के हवाले से अपनी सलाहियत का भी इजहार कर रहे हैं। दोनों तरफ की हिकमत अमली में आज से जो महीना पहले सिचुएशन या पोजीशन थी, उसमें मौजूदा तब्दीली क्या देखने में आ रही? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक सो जो तब्दीली जो नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल कायम है। जो ताज़ा तरीन उधर जो जॉब्स थी, जो पोजीशंस जो वेकेंट थी, जो वो उसके ऊपर जो मुज्तबा खामनेई साहब ने जो अपने बंदे अपॉइंट किए हैं, वो एक मैसेज उन्होंने जो है वो पोर्ट्रे किया है कि जो स्टेट है वो स्टिल इन कंट्रोल में है। जहाँ तक बात है उनकी इकॉनमी की, तो इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा सिकुड़ रही है, लेकिन जब जो स्टेट जो है वो ऑल इन ऑल किसी मुल्क में होती है तो वो बहुत जगह से रेवेन्यूज को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी जगह के ऊपर जो है वो लगा सकती है। ईरान में हमेशा से जो है वो एक शैडो ऑयल नेटवर्क जो है वो बरकरार रहा है,
आपने हुर्मुज की वजह से उसकी बंदिश की वजह से एक चोक पॉइंट होने की वजह से ईरान को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ईरान जो लैंड रूट्स हैं उसको इराक के थ्रू और जो कैस्पियन सी है उसके थ्रू वो स्टिल अपनी जो बरामदात जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑयल की वो कर रहा है, बिकॉज ऑयल स्टिल ईरान की एक बड़ी रिसोर्स इकोनॉमी मौजूद है। देखने में ये आएगा कि अमेरिका और जो अपनी जो रिप्लेसमेंट्स के बाद, जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया है, जो उनके जो मिसाइल्स रिप्लेसमेंट्स हैं, जो एंटी ड्रोन्स रिप्लेसमेंट्स हैं जो ईरान के लिए अगेंस्ट, वो जब वो पूरी होंगी तो क्या दोबारा से जो है वो एक जंग का जो है वो आगाज होगा भरपूर तरीके से। बिकॉज इसकी एक रीजन समझ आती है कि अमेरिका की तरफ से इस जंग को दोबारा से उस पैमाने पे ना ले जाने की वजह से, जो अमेरिकन डिफेंस है वो इस वक्त जो है वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो इन जीसीसी की स्टेट्स को जिनको वो सपोर्ट करता है उनको वो प्रोटेक्ट कर सकेगा। अच्छा सऊद बिन नुमान साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ईरान वाकई जंग को तूल दे के अपने मकासद मुज़ाकरात की मेज पे हासिल कर सकता है, या फिर अमेरिका जिसने एक एमओयू डिज़ाइन किया वो पास हुआ, फिर उसे उसके ऊपर अंदरूनी सतह के ऊपर मुखालिफत का सामना था कि जंग का आगाज़ करके, जंग मुसल्लत करके आपने ये तमाम तर चीज़ें ईरान को ही फराहम करनी थी, तो फिर जंग का आगाज़ किया किस वजह से? तो इस बिना के ऊपर अमेरिका वो मुआशी मफादात या वो दिफाई अहकामात जो हैं वो अब नाफिज नहीं कर सकता जो 1-2 महीने पहले वो नाफिज कर चुका था। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। सबसे पहले जो आपने बात की कि ईरान जो है एक प्रोलॉन्गेशन की स्ट्रैटेजी अपना रहा है, जिसका मतलब है कि ये भी वॉरफेयर के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप और ईरान की अगर हम निस्बतन देखें एज़ कम्पेयर टू अमेरिका या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अब वो इस पोज़ीशन पे है जिस पे वो कह सकते हैं कि वी हैव नॉट मच टू लूज़, बिकॉज़ उन्होंने ऑलरेडी इतना सब कुछ इससे अगर हम देखें इकोनॉमिक वाइज और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना कुछ लूज किया है कि अब उनके पास इवन अपने जो जो खामनाई साहब जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर, उनकी शहादत, उसके बाद उनके बाकी जो जर्नैल हैं और फौज के जो मेन जो उनके पर्सनल्स थे उनकी शहादत, तो अब उन्होंने ये सोचा है कि हम अगर इसको एज अ स्ट्रेटजी यूज करें, जो उनके ऊपर पहले जो एक तरह के सप्रेशंस हुए हैं उसको हम एज अ स्ट्रेटजी करके जो है इसको प्रोलॉन्ग कर सकें। इसमें एक और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि पहले जब ये ऐसे सप्रेशंस हो रहे थे, एग्रीवेशन हो रही थी अमेरिका की तरफ से, तो ईरान का एक ऐसा इमेज गया, एक ऐसा ओवरऑल मंजरनामा पेश हुआ जिसमें यूरोप समेत बहुत सारे और ममालिक ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जिसमें हम इटली है, स्पेन है और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने बेसिस देने से इनकार किया। मगर अब क्योंकि ईरान जो है वो एक जिद्दी, जो यहाँ पे यूरोप में जो देखा जा रहा है, एक जिद्दी बच्चे की तरह वो बिल्कुल प्रोलॉन्गेशन की तरफ आया हुआ है, तो इस वजह से अब एक मंजरनामा यहाँ पे चेंज होता हुआ मैं देख रहा हूँ, जिसमें अमेरिका को शायद उतनी सपोर्ट ना मिल रही हो, मगर जो एक जो नरम गोशा ईरान के लिए था वो कुछ कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और उस वजह से हमें ये लग रहा है कि इस दफा अगर फिर से एक बड़ी जंग की तरफ अमेरिका जाता है, तो शायद हो सकता है कि जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले एक बहुत ही सिंपैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ईरान की जानिब जो इन ममालिक का था, वो शायद उस तरह ना हो। और जहां तक बात है कि इसको वो प्रोलॉन्ग करके क्या उनकी इकोनॉमी और उसको मेज के ऊपर कोई वो चीज बार्गेन करने में उनको वेटेज मिलेगी, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। अब फर्दर इसको प्रोलॉन्ग करने से शायद वॉरफेयर के अंदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर एंट्री तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होती, मगर एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अब ईरान के पास जो सोचने समथिंग टू पॉन्डर अबाउट इज कि वो एग्जिट कैसे लेता है, और उनको एट द राइट टाइम इससे एग्जिट लेके अपनी विन विन सिचुएशन को जो है वो बहाल पीरजादा साहब आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से सऊद बिन नुमान साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से जंग तूल पकड़ती चली जा रही है और दुनिया उससे मुतासिर है, तो यूरोप में वो जो सिंपैथी फैक्टर था उसका खात्मा होता दिखाई देता है, तो फिर ईरान अपने मकासद किस तरीके से हासिल करेगा और इससे वे आउट पॉजिटिव तौर पे या एक फाते के तौर पे कैसे मिलेगा?
आई थिंक सो बिल्कुल साहब ने बिल्कुल जो है वो सही पॉइंट आउट किया है। एक जब वॉर फटीग जो है वो स्प्रेड होती है और वो कॉन्टिन्यूसली आप जो एक न्यूज साइकिल जो है वो वॉर का चलता है, तो उससे एक जो आपकी जो सिंपैथी फैक्टर है वो भी जो है वो कम हो जाता है। दुनिया ने देखा है कि ईरान को जिस एग्जिट रैम का साउथ अपने उसमें बात में जिक्र कर रहे थे, वो ईरान को जो है वो मुख्तलिफ मौके उसके मिले हैं उस एग्जिट रैम को लेने के, लेकिन वो एग्जिट रैम को जो है वो सही तरीके से अचीव नहीं कर पा रहा। आई थिंक सो देखने में आएगा कि जो ईरानीज हैं वो अब अगर जो दोबारा इस मेज की टेबल की मेज पे आते हैं और जो है वो एक अमेरिका के साथ दोबारा से जो मुज़ाकरात शुरू करते हैं, उसके अंदर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कितनी जो रिलैक्सेशन देने को तैयार होंगे। बिकॉज अगेन इट्स अ नेचुरल वाटरवे। अगर अमेरिका ने ये प्रेसिडेंट यहाँ पे सेट होने दिया तो ये प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा से रेप्लिकेट होएगा दुनिया की बाकी स्टेट के अंदर भी। जो ये नेशनल वाटरवे है, ये मैन मेड वाटरवेज नहीं है। अगर मैन मेड वाटरवेज के ऊपर पनामा कनाल ने जो है वो अपने जो है वो इसी किस्म की एक एक्सट्रॉशन शुरू कर दी, या स्टेट ऑफ मलाक्का ने इस किस्म की एक्सट्रॉशन शुरू कर दी, तो दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए जो है वो ये एक अच्छी सूरत हाल नहीं है। आई थिंक सो दिस इज द रीजन कि हमें जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर नजर आ रही है। कुछ दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि ईरान को आप एक जो टैक्स है या एक जो एक्सट्रॉशन फी है वो देने के ऊपर सारे तैयार हों। जहां तक ईरान की बात है, ईरान क्यों इसको लंबा जो है वो इस जंग को कर सकता है, उसकी रीजनिंग ये है कि ऑब्वियसली एक जो वहां की जो गवर्नमेंट है और जो IRGC है, जो फैक्टर्स वहां पे जो इन्वॉल्व हैं, वो सेंट्रल बैंक में जो है वो करेंसी डिवैल्यूएशन है, मनी प्रिंटिंग है, वो इस तरीके से उसको जो है इकोनॉमी को जो है वो फ्लोट किया जा सकता है। उसका जो सीधा हल है, जो उसका नतीजा है, वो हमें नजर उसी में हाइपर इन्फ्लेशन में नजर आ रहा है, जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि 60% से ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन जा चुकी है। उसकी रीजनिंग यही है कि जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है